नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद यूपी के 3 हिस्से अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड में झांसी है, जालौन है, ललितपुर है, हमीरपुर है, महोबा है, जहां मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। इसलिए इन तमाम जगह जहां अलग अलग तासीर है, हर मर्ज की अलग अलग दवा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। और एक मर्ज ऐसा भी है जिसकी दवा है समान नागरिक संहिता, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संकेत मिलने लगे हैं कि ये भी एक मुद्दा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही फेवरेट है, और अटल जी के ज़माने से फेवरेट रहा है, हमेशा से मैनिफेस्टो में रहा है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी। तो इसी पर होगी बात नए मुद्दों की तलाश में भाजपा। राजनीति में राजनेता क्षेत्र, आबादी, जाति और जातिगत संख्या को देखकर मुद्दों की तलाश करते हैं और फिर उनका उपयोग चुनाव में भी कुछ इसी तरह किया जाता है। जाहिर है चुनावी मौसम है और बात यूपी की कर रहे हैं। यूपी में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो गए, जहां पश्चिमी यूपी में जिन्ना, गन्ना, हिजाब जैसे तमाम मुद्दों ने जगह ली या उन्हें लाया गया। और अब आने वाले दिनों में 5 चरण और हैं जिसमें चुनाव होने हैं। जाहिर है यहाँ भी आबादी और जातिगत संख्या को भांपकर ही मुद्दे ढूंढे जाएंगे। फिलहाल आने वाले चरणों के लिए बीजेपी समान नागरिक संहिता जैसे चुनावी हथियार का उपयोग कर सकती है, जिसके संकेत उत्तराखंड में उनके मंत्री के बयान से मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों से मुस्लिम वोटर बचेगा और हिंदू वोटर एक होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा देने से अगर कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव होता है तो उसका फायदा भाजपा को ही होगा। इधर 3 तलाक कानून से खुश मुस्लिम महिलाओं का 5% और 10% वोट भाजपा को मिलने की उम्मीद है। हाईकमान मान रहा है कि समान नागरिक संहिता का ऐलान करने से ये मत खसक भी सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में नहीं है। पार्टी को यहाँ हिंदू मतदाताओं को एक साथ करने के लिए ऐसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। तो साफ है कि जाटलैंड, मुस्लिम बाहुल्य इलाके और यादव लैंड में भाजपा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। इन इलाकों में जिन्ना, हिजाब, अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दों पर माहौल बना रही है। तीसरे चरण तक भाजपा इन्हीं मुद्दों पर चुनावी माहौल बनाएगी, लेकिन अवध और पूर्वांचल में भाजपा को नए मुद्दों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति तीसरे चरण के लिए कितनी फिट बैठती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और आने वाले चरणों के लिए भी बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी, इस पर भी होगी नजर। लेकिन ये तमाम कोशिशें बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलवा पाएंगी या बीजेपी को ये तमाम कोशिशें जीत दिलवा पाएंगी? इन सवालों के जवाब समय के साथ पता चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो तीसरे चरण में फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा इन सीटों पर भी चुनाव हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र और इसी मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिस पर जातिगत समीकरण काम नहीं आए थे। तो इस बार जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई है, ये कितनी कारगर साबित होगी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए चर्चा करते हैं मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब, प्रवक्ता आप कांग्रेस के, हमारे साथ बने हुए हैं। मलिक जावेद साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मलिक जावेद जी, आवाज आ रही हो तो रिप्लाई कीजिएगा। केसी जैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जैन साहब। बिलाल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, बहुत स्वागत करती हूँ बिलाल जी आपका भी। मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ बने हुए। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत। अलग अलग मुद्दे होते हैं, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जहां अलग अलग चरणों में चुनाव भी होता है, हर बार राजनेता कुछ न कुछ ऐसी बात कहते हैं जो चुनावी समय पर शोर होता है और वो मुद्दा बन जाता है। इस बार हम देख रहे हैं आवाज तो उत्तराखंड से उठी है, जहां से धामी साहब ने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार आती है तो हम समान नागरिक संहिता पर काम करेंगे। लेकिन ये मुद्दा नया नहीं है, बहुत पुराना है और इसकी हवा उत्तर प्रदेश में भी सुनाई
महसूस की जा रही है। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले जो चरण है जहां पर MY फैक्टर बहुत मैटर करता है, MH फैक्टर बहुत मैटर करता है, वहां पर ये मुद्दा या ये शगुफा छोड़ा जाएगा दोबारा और उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? मिश्रा जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाहे वो प्रदेश में हो या देश में हो, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और इस तरीके की बातें ऑथेंटिक में अगर मगर पर तो ठीक है, लेकिन अगर ऑथेंटिक रूप से आती हैं या चर्चा में आती है या ये वादा किया जाता है या उसको कहते हैं, तो बिल्कुल इससे चुनाव प्रभावित होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, समार नागरिक पर अगर देखें तो जो भारत देश में अन्य धर्म के लोग हैं, उसमें किसी एक धर्म की बात नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें अलग होती है, प्रॉपर्टी विवाद हो गया, तलाक हो गया, शादी हो गई, कॉमन सिविल कोड और धर्मों के हिसाब से उसमें इस्लाम भी है, जैन भी है, अन्य धर्म है, उसमें उनको जो लिबर्टी मिली है, एक देश एक नागरिक एक कानून, इस व्यवस्था पर जरूर मतभेद होगा और मतभेद होगा तो चीजें वर्गों में बढ़ती हैं, इसका नुकसान भी होता है और इसका फायदा भी होता है। तो ऑथेंटिक की बात मैंने इसलिए आपसे शुरुआत की कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में है, देश में सरकार में है और उनके द्वारा इस मुद्दे को जब तक अथराइज रूप से या उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जैन साहब भी बता पाएंगे, मेरा इनसे सवाल भी होगा कि क्या अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि इसके लाभ क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, चुनाव और चुनाव के बाद भी। लेकिन ये जब तक, मुझे लगता है कि अगर पहला सवाल आप इनसे कर लें क्या लेके आ रहे हैं, तब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाने में थोड़ा सफलता मिलेगी। जी चलिए जैन साहब क्या कहिएगा? देखिए, आदरणीय मनोज जी ने एक बड़ी बात रखी है, एक बड़ा सवाल किया है। देखिए, जब ये प्रस्ताव आएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो इसको सदन में रखा जाएगा, लेकिन कॉमन सिविल कोड की मांग पूरे देश में लंबे समय से हो रही है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब रही बात की दिक्कतें कहाँ पे क्या आ रही हैं, अभी आपने कहा कि जैसे जैन समाज को भी कहा, तो देखिए जैन समाज के सारे लगभग जो रीति रिवाज है, जो खास करके शादी ब्याह के संस्कार हैं, वो हिंदू समाज के ब्राह्मण ही पूरा शादी ब्याह को संपन्न कराते हैं और लगभग जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसी के अंतर्गत सारी चीजों को फॉलो किया जाता है। जैन मैरिज एक्ट है अलग, लेकिन वो कहीं पे ना तो उसमें बहुत डीप में जा करके कि बच्चों को लेकर के और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी श्रेणी जिसको कहा जाता है लॉ में, तो उसमें जो प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन है उसको लेकर के कुछ चीजें हैं, लेकिन सामान्य जीवन में उन चीजों को लागू करने की ना तो कहीं आवश्यकता पड़ती है, ना तो कहीं दिक्कत आती है। इसलिए एक दिन और हम डिबेट पे बैठे थे, हमारे मुस्लिम समुदाय के एक साथी बैठे हुए थे, धर्मगुरु बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा आपत्ति तो जैन समाज को होगी, अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो क्यों होगी भाई? बिल्कुल नहीं होगी, 1% नहीं होगी। हम लोग तो मांग करते हैं कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, यानी आने वाले चरण जो होंगे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, उसमें इस मुद्दे को आप उठाने वाले हैं? नहीं पारुल जी, देखिए जहाँ तक चुनावी मुद्दे की बात है, ये चुनावी मुद्दा है ना, अटल जी के समय से आप लोग तो वादे करते आ रहे हैं। हमारा चुनावी मुद्दा पारुल जी, हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जनता की मांग है और आवश्यकता है। जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाने को लेकर के, नहीं पारुल जी, जो अगर धारा 370 को लेकर के हम लोग लगातार कहते थे कि हटनी चाहिए धारा, और कांग्रेस ने उसका इस बार भी जब वो हटी, जब उसका प्रस्ताव आया तब भी कांग्रेस ने उसका विरोध किया और कहा हम आएंगे तो इसको लागू कर देंगे फिर से। तो कुल मिलाकर के 35A वहां से हटा या धारा 370 वहां से जो हटी, दो संविधान, दो निशान, दो कानून देश में नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही, अटल जी के जमाने से कहती रही, उसके पहले से कहती रही, और उसको हमने करके दिखाया, यानी छोड़ दिया है सामान्य जनता की मांग थी। पारुल जी, मैं सामान्यतः टोकता नहीं हूं, लेकिन अब चूंकि जैन साहब ने इतनी बातें क्लियर कर दी तो मैं अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। दरअसल धारा 44 के अंतर्गत कॉमन सिविल कोड अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है और एजेंडे में लेके आती है, लोगों को कमिट करती है, तो 2014 से केंद्र में सरकार थी, 2017 से यूपी में थी और देश के अन्य राज्यों में भी थी, लेके आना चाहिए था। हम इस पर विवादों की बात ना करें, विवादों की बात इसलिए ना करें कि विवाद तो हर चीज पे होता ही है भाई। धारा 370 पे कम विवाद रहा है क्या, लेकिन आपने कड़ा कदम उठाया और उसको लिया।
धारा 44 और आर्टिकल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर ये करते हैं तो 2, 3, 4 बिंदु हैं। शादी, तलाक, पार्टी को उत्तराधिकार, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। लेकिन चूंकि एक्चुअली मनीष जी सुनिए ना, मिश्रा जी, मसला ये नहीं है कि उस कानून के आने के बाद या इस चेंजेस के बाद होने क्या वाला है, कौन सी की क्या परंपराएं बदलेंगी, क्या नहीं बदलेगा। मसला ये है कि चुनावी समय में इस मुद्दे को उठाकर फिर से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। फिर से वो तमाम चीजें हम देखेंगे कि एक तरफ हिंदू एकजुट हो जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मैटर करता है, और दूसरी तरफ इस मुद्दे के आने के बाद एक तरफ विरोध तो शुरू होगा, चाहे न चाहे आप इसे इनकार नहीं कर सकते। मिश्रा जी, मेन मसला ये है। जी 10 सेकंड में खत्म करूंगा, एक बात का जवाब दूंगा। दरअसल देश की आजादी के बाद संविधान परिवर्तन में कई बार कई चीजें जुड़ी हैं और कई बार कटी। 73 की बात कर लें, उससे पहले की बात कर लें, तो जो लिबर्टी धर्म के आधार पर लोगों को मिली है उस बात पे जाने का डर। लेकिन होता क्या है कि जब समय हर 10 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे परिवर्तन आता है, लोगों में चेंज आता है और कई तरीके का आता है। अगर ये कठोर कदम ये उठाते हैं, अगर मैं फिर कह रहा हूं चुनावी मुद्दा बनेगा, फायदा नुकसान होगा, लेकिन लेके आए तो जी ठीक है। किसी जन साहब, अभी भी मनीष जी को आपकी नियत पर शक है कि लाएं तो जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि जब हम इस कानून को लेकर के आएंगे तो खुले मन से लेकर के आएंगे। और रही बात ये कि इसको कब लेकर के आ रहे हैं, 2014 के घोषणा पत्र में था, इससे खुला और क्या चाहिए? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ पारुल जी। रही बात ये कि आपकी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, आप क्यों नहीं लेकर के आए? देखिए एक एक स्टेप हम उठा रहे हैं। राष्ट्र हित में जो चीजें जरूरी है उनसे हम जनता से भी राय ले रहे हैं और एक एक स्टेप उठा रहे हैं। इस बार वादा करेंगे तो अगले 5 साल के बाद का होगा या उसकी भी और बात लेकर के आए, हम सीए लेकर के भी आए। हमने जो धारा 370 उसको भी हमने हटाया। भगवान राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है। सभी को पता, सभी को पता है सर, इसीलिए तो आपसे बात हो रही है, इसीलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब कठोर कदम उठाने में आप लोग झिझकते नहीं है तो इस बात में इंतजार। और जो चीजें हमने कही है उनको हमने पूरा किया है। रही बात कॉमन सिविल कोड की, तो देखिए अभी मनोज जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया पारुल जी कि कुछ चीजें हैं। देखिए पहली बात तो ये कि खास करके मुस्लिम वर्ग में जो तमाम सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जब ये 3 तलाक का बिल हम लेकर के आए उससे बहुत सारी समस्याएं दूर हुई मुस्लिम समाज की महिलाओं की। जब ये कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, अभी आप खूबियां मत गिनाइए, उस चीज की खूबियां मत गिनाइए, कौन सी चीज अच्छी, उससे क्या हुआ, कौन से फायदे, क्या नुकसान। छोड़िए, मैं आ रही हूँ कंचन साहब, आ रही हूँ, आती हूँ दोबारा, आती हूँ आपके पास। रुकिए जरा बिलाल साहब, पहले आपके पास आते हुए सपा का स्टैंड क्या है इस पर? अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हम देखे बयानों में सुनाई देने लगे इस सारी चीजें, तो आपका क्या स्टैंड होगा इस पर, क्या बयान देंगे फिर? आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। बिलाल साहब, आप सुन पाए हमें अभी हमारी जो चर्चा हुई? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कर सकते। बिलाल साहब को जरा ऑडियो क्लियर कीजिए, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हम वापस लौटते हैं बिलाल साहब के पास, जब तक मलिक साहब के पास हम जा रहे हैं। मलिक साहब, ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बात तो बहुत समय से होती आ रही है, लेकिन 370 को भी लेकर बात बहुत समय से होती आ रही थी, और अब यूपी में चुनाव है, और यूपी में चुनाव के कुछ चरण ऐसे हैं जहां पर इसका फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको लेकर अब आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं कांग्रेस कि अगर इस मुद्दे को लेकर आए तो डिवीजन हम देखेंगे होगा, वहां पर लोगों के मन में भावनाएं आएंगी, जहन में बातें होंगी? देखिए डिवीजन होगा नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले बता दूं। मोदी सरकार ने लॉ कमीशन से रिकमेंडेशन मांगी थी और लॉ कमीशन ने 2016 अगस्त में क्या कहा था मैं वो बता रहा हूं। इट इज नॉट नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। और जो लॉ कमीशन को लीड कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका नाम BS चौहान था। उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको उनके एक पैरा है वो बताता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कंप्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी itself becomes the reason for threat to the territorial integrity of the country। तो ये ऐसा नहीं है नहीं लेके आए, मोदी सरकार लेके आई थी, रिकमेंडेशन के लिए पूछा गया था और मोदी सरकार ने मुंह की खाई है। और जब भी भाजपा RSS के लोग संविधान को छूने की कोशिश करते हैं तो इनका हाथ भी जल जाता है और इनका मुंह भी जल जाता है, लेकिन ये झूठ बोलना नहीं छोड़ते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ये कोर्ट से तो एनफोर्स हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा
कि ये कह रहा है एक कानून एक विधान, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए शादी होती है, मुस्लिम में निकाह होता है और हिंदू में फेरे फिरते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबको एक ही कानून से शादी होगी? फिर क्या फेरे इलीगल हो जाएंगे? निकाह भी इलीगल हो गया तो आप रेडी हो नहीं, फेरे जो होते हैं उसको इलीगल करार करने के लिए फिर तो कोर्ट में जाके शादी होगी क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं नॉर्थ इंडिया में उनको जलाया जाता है, ठीक है, और फिर साउथ इंडिया में कुछ को दफनाया भी जाता है, क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है, मुस्लिम को दफनाया जाता है। अगर अंतिम संस्कार होगा जब, तो उसमें भी एक ही कानून लागू होगा या अलग अलग कानून लागू होंगे? केसी जैन साहब से ये मैं जानना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं ये भी उनको कहना चाहूंगा, उन्होंने 3 तलाक की बात की। पहली बात, 3 तलाक देश में खत्म नहीं हुआ है, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हुआ है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, समझ में आया? और दूसरी बात, ये पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक इनवैलिड है, सरकार को कहा कि आप कानून बनाइए, मोदी जी ने कानून बनाया, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। तो उस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है कि ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि सिविल रॉन्ग को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। लेकिन मोदी सरकार अभी काफी बातें आपने रख दी मलिक अंसारी साहब, काफी सारे सवाल रख दिए, मुझे जवाब लेने दीजिए आपकी बातों का। कागज अभी तक दाखिल नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट में। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया है, पहले उसको वैलिड तो कराइए, उसको लीगल तो बनाइए। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, जैन साहब है, जैन साहब शायद भूल गए, 2014 जनवरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी का स्टेटस दिया था। आप भी माइनॉरिटी में हैं, तो आप, और जो पारसी हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा, जो पारसी हैं उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, जो सिख हैं उनकी शादी कैसे होती है। तो यानी जो हमारे देश की जो डाइवर्स कल्चर है उसको आप हटाना चाहते हैं, यानी कोर्ट में जाओ शादी करो। अगर आप ये कानून जैन साहब रुक जाए, मलिक साहब बहुत सारे सवाल हो गए, इकट्ठा हो जाएगा, सब खिचड़ी हो जाएगी, रुक जाइए जरा। जी जैन साहब जवाब दीजिए, उसके बाद बिलाल साहब के पास जाऊंगे। रेसिपी फॉर द डिजास्टर। गॉट इट सर, मलिक साहब वी गॉट इट, प्लीज नाउ। जैन साहब देखिए मलिक साहब ने यहाँ पे 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने 3 तलाक पे कहा कि 3 तलाक अभी लागू नहीं है। देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे ये नहीं कहा है कि जब तक इस पे कोई फैसला नहीं हुआ तब तक के लिए पेंडिंग है, इस पे स्टे किया जाता है। कोई स्टे नहीं है, कई सारे लोगों के ऊपर मुकदमे भी कायम हुए, कई सारे लोग जेल भी गए। और रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि सिविल चीजों में आप क्रिमिनल उसमें चीजों को नहीं मिक्स कर सकते हैं, आप उसको क्रिमिनल केसेस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए जब किसी भी खास करके महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए, उनके जीवन की पूरी सुरक्षा के लिए अगर ये कानून आता है, और इससे खास करके उन लोगों के अंदर डर पैदा होता है जो ट्रिपल तलाक दे करके हलाला की प्रक्रिया से गुजार करके महिलाओं को किस तरह प्रताड़ित करते थे, तो उनको कष्ट जरूर होगा जो इस तरीके के तलाक नहीं दे पा रहे, दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं कर पा रहे। लेकिन उन महिलाओं से पूछिए जो इस झंझट से, इस तलाक से, पीड़ा से गुजरती थी, जो जिनका जीवन बचा है, उनसे पूछे उनको लिए कितनी राहत है। आप कितना भी पछ ले 3 तलाक का, लेकिन वो जायज नहीं है, सही नहीं है। और हमारे साथ कई मौलाना लोग, जब मुमकिन नहीं है अभी जो, एक सेकंड, अब सवाल जब समान नागरिक संहिता पर है ना 370 पर है ना ट्रिपल तलाक पर, एक सेकंड रुक जाइए सर। हाँ नहीं, आप सुनिए मेरी बात जैन साहब सुनिए, मुझे ये बताइए, अभी इन्होंने इतना सारा प्रोसीजर गिनाया कि आप तमाम जो कल्चर्स हैं, जो परंपराएं हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं क्या, या यूनिफॉर्म कोड को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो इतने सारी पहले ही प्रोसेस हो चुकी हैं, पहले ही एक विंग बनाई गई थी और जिन्होंने जांच की थी, लॉ कमीशन बनाया गया था जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी टिप्पणी की थी। अब जब वो चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद भी धामी साहब का ये कह देना कि हमारी सरकार आएगी तो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, क्यों, कैसे? पहले प्रयास हो चुके हैं आपके, क्यों? पारुल जी देखिए, अभी ये कह रहे हैं स्टेट को पावर नहीं, ठीक है पावर नहीं स्टेट, लेकिन स्टेट को ये भी पावर नहीं है कि किन कास्ट को वो एससी में कन्वर्ट कर देंगे, एससी का उनको दर्जा दे देंगे। लेकिन यही इसके जो पहले सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने 27 जातियों को, मछुआरा से संबंधित 27 जातियों को, जिसमें गौड़, मछुआरा, मांझी, कहार, कश्यप, निषाद, इस तरह 27 जातियों को उन्होंने कह दिया कि हम एससी का दर्जा देंगे।
और उसके बाद वो गोल गोल घुमा रहे हैं, घुमा नहीं, इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, गोल गोल इनका मैंने जवाब दिया। अब सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, जब चीजें मुमकिन नहीं है, पहले आप लोग प्रयास कर चुके हैं, तो धामी साहब का ये कहना, क्योंकि राज्य से तो होगा नहीं, वो जाहिर सी बात है केंद्र में सरकार बनेगी तभी ये मुमकिन हो पाएगा। पारुल जी मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए जहाँ तक कॉमन सिविल कोड की बात है, तो कॉमन सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे किसी कंट्री में वो लागू है एज इट इज आप उसको फॉलो करके, उसको कॉपी करके, आप पेस्ट करके उसको वैसे लागू कर देंगे। भारत देश में अगर वो लागू हो रहा दब गई है जिस पर आप बात ही नहीं करोगे, आपकी वो नब्ज दब गई है जिस पर आप बात ही नहीं करोगे। धामी साहब का ये कहना, मोदी जी से चर्चा हुई होगी उनकी, तभी कह पा रहे होंगे। अब कौन सा वो आप चौका मारोगे, छक्का मारोगे जिससे मुमकिन हो पाएगा। आ रही हूँ अभी, बिलाल साहब को इन कर लेते हैं, बिलाल साहब को इन कर लेते हैं, अभी उनके पास आवाज जा रही है। बिलाल साहब आवाज मिल रही है ना अभी आपको? मैं पारुल जी अपने विचारों को कुछ रखूंगा, और केसी जैन साहब जैसे हलाले की बातचीत किए हैं और 3 तलाक की बातचीत की है, तो मैं उस मुद्दे पे बातचीत करना चाहूंगा। मुद्दे पे ही मैं चाह रही हूँ कि चर्चा हो। हलाला मीन्स क्या होता है? देखिए, हलाला शब्द बड़ा गंदा हो गया, शायद इनको उर्दू शब्द नहीं पता है। देखिए, एक मुस्लिम समुदाय का जो होता है व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं हो गई या पुरुष हो गया, तो जब तलाक की बात आती है या शादी की बात आती है, सुनिएगा, पूरी बात सुनिए, हमारी बात हो जाने दीजिए। अभी तक मैं सबकी बात सुन रहा था, हमारी बात हो जाने दीजिए। देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये लोग भटकाने का काम करते हैं। हलाला मीन्स तलाक, ट्रिपल तलाक। देखिए, पहले ये लागू तो करने दीजिए, आज तक तो इनका लागू हो रहा है, ठीक है ना? आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ सर, आप ही को सुन रही हूँ, आप बस बोलिए। जी, तो ये जो तलाक वाला इन्होंने मुद्दा बताया है पारुल जी, तो ये आप अगर कोई भी लड़की लाचार है, अब हम उस शब्द को नहीं बताना चाह रहे हैं, बहुत दूसरा शब्द है और उसको मैं जहन पे भी नहीं लाना चाह रहा हूँ। सुनिए बिलाल साहब, उन्होंने बताया है ना हलाला पे चर्चा हो रही है, ना ट्रिपल तलाक पे चर्चा हो रही है, ना 370 पे चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है समान नागरिक संहिता, इसको लेकर क्या स्टैंड है सपा का, ये क्लियर करिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार इनको उत्तर प्रदेश में जब चुनाव नजदीक आता है तो नए नए विजन को याद आते हैं। अगर किसान का बिल सही था तो किसानों का बिल इन्होंने वापस क्यों लिया भारतीय जनता पार्टी ने? अब नहीं, सवाल इस पे आई है ना कि अगर किसानों का बिल सही था तो मोदी जी ने 750 किसानों की स्टैंड नहीं बता पाया बिलाल साहब कि सपा का क्या स्टैंड है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर आगे के सवाल मैं लूंगी आपसे। देखिए, ये पार्टी डिसाइड करती है, अलग करती है, अलग विचार करती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता भी इस पर विचार करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम जब चुनाव नजदीक आता है तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर गेम प्ले करती आ रही है और वो उनके पाले में जा भी रहा है, वो विन कर रहे हैं उस मामले में। तो अभी तक उस 2014 से लेकर अभी तक आपकी पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है इस मामले में कि है क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश आता है और वो जनता के हक का फैसला देते हैं, जनता के लिए सर्वोपरि है और जनता उन्हें चाहती है, जनता अपना उन्हें प्यार देती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की नहीं है। पोजीशन आप चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, दोनों चीजें, यानी आपको हिंदू भी चाहिए, आपको मुस्लिम भी चाहिए। देखिए, नहीं, मेन असल मुद्दा बेरोजगारी का है, तो उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं लोग? महंगाई का है, समझी नहीं मैं आपकी बात को। सिलेंडर 1000 रुपया हो गया, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। ये भटकाने का क्यों काम कर रहे हैं? आज व्यापार हम सब पर बात करते हैं सर। अगर आप हमारे चैनल को नोटिस करें दिन भर तो आपको पता चलेगा कि हर मुद्दे पर हम सवाल पूछते हैं। केसी जैन साहब हर मुद्दे पर जवाब देते हैं। जैन साहब झूठ तो नहीं बोल रही हैं। हर मुद्दे पर हम केसी जैन साहब से सवाल करते हैं, अलग अलग चर्चाओं में अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन आज चर्चा जिस पर सपा स्टैंड नहीं ले पा रही है, बिलाल खान साहब स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, मजबूरी आपकी, आपको एमपी चाहिए, आपको एचबी चाहिए। एनीवेज मिस्टर साहब 30 सेकंड के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। हमारा मुद्दा जो है उसको भटकाने का क्यों काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? लेकिन तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना, स्टैंड तो लेना पड़ेगा। कोई भी मुद्दा हो, यस और नो तो बोलना पड़ेगा। आप यस भी बोले, नो भी बोले, ऐसा नहीं होता ना। हित में जो फैसला होगा उसको करना चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो गए या हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है जिन साहब 30 सेकंड में आपका जवाब जल्दी से, मैं फिर मलिक साहब के पास जाऊंगी जल्दी से। ठीक है बिलाल साहब आ रहे हैं, 30 सेकंड आपको भी दूंगी मैं। हाँ जल्दी से राय लेकर के, और लगातार जनता की ये डिमांड हो रही है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड कहाँ पे लागू होगा? मेन बात ये है, देखिए जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक कार्यक्रम वो खत्म नहीं हो जाएंगे, ना तो पूजा पद्धति खत्म हो जाएगी, या राष्ट्र के सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, क्या ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो सार्वजनिक स्थान है, अभी आप देखिए कि
नकाब को लेकर के, बुर्के को लेकर के, हिजाब को लेकर के, जिस तरीके से एक स्कूल में, एक विद्यालय में जिस प्रकार से तमाम सारी वहाँ पे देखी गई, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर कर्नाटक में भी राजनीति हो रही है। इसके पहले बच्चियां जाती थी वहां पर, और अगर पहन के भी जाती थी तो क्लास के अंदर जाने से पहले बुर्का उतार देती थी और आराम से पढ़ती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये विसंगतियां वहां पे पैदा की गई क्योंकि वहां पे राजनीति हो रही है। तो ऐसे हमारे जो सरकारी संस्थान है, जो सार्वजनिक प्लेसेस है, वहां पे जो चीजें लागू होनी चाहिए वो लागू होंगी। दूसरी बात ये, अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि, और बिलाल जी जो कह रहे थे कि तलाक को लेकर के और तमाम सारी बातों पे और चले गए कि ये कॉमन सिविल कोड लागू होगा, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, और ये भी कह रहे थे फिर सब बोलेंगे, आप सबके 30 सेकंड चले जाएंगे, रुक जाइए। गुमराह करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लॉ कमीशन मैं वो बात रख चुकी हूँ, लेकिन सपा स्टैंड नहीं ले पा रही, ये भी आप कह दीजिए। यस और नो ही नहीं कर पा रहे आप अभी तक, 2014 से लेकर अभी तक। मलिक साहब जल्दी से। हिंदुओं का अधिकार छीनने का काम करेंगे, जैन के अधिकार का छीनने का काम करेंगे, सिखों के अधिकारों का छीनने का काम करेंगे। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजन है, वो आपको देना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा। जल्दी से बोल लीजिए सर, इजाजत लेनी होगी आपसे। नहीं, पारुल जी देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको। दरअसल क्या है कि जिन बिल से या जिन चीजों से लाभ नुकसान होगा, सर्वदलीय बैठक होगी, ये सब तो बात का विषय। लेकिन अगर ये एजेंडे में ला करके भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव के दौरान मुद्दा बनाती है, कमिट करती है, लेकिन देखिए नुकसान किसको आपत्ति है? आपत्ति उनको है जिनका पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको उनका अधिकार है, और ये हमेशा आपत्ति करते रहे। लेकिन आपत्ति की चिंता कब हुई? धारा 370 में कोई आपत्ति की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की थी क्या? और रही बात, मैं फिर कहना चाहूंगा, कड़े कदम मगर लेने आपत्तियों से हो, उन्हें आपत्ति की क्या चिंता होगी? लेकिन नीयत पर सवाल उठ रहे हैं फिर से केसी जैन साहब। मैं इजाजत लूंगी आप सभी से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इजाजत नहीं देता आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में हो गई एंट्री समान नागरिक संहिता के मुद्दे की। यूं कहें कि दोबारा से 2014 की बातें दोहराई जाएंगी, समझाया जाएगा कि क्या फायदे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के या नहीं होंगे। फिर कहीं से आवाज उठेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी आपत्ति करेंगे ही, और कहीं से आवाज उठेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो इस मामले को लेकर एक बार फिर से खबरें ये या सियासी विश्लेषण ये कि दो वर्गों में डिवीजन हो जाएगा इस मुद्दे को लेकर। एक तरफ हिंदू एकजुट हो जाएंगे, एक तरफ मुस्लिम से एकजुट हो जाएंगे, और हिंदू एकजुट होते तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा विश्लेषणों में बताया जाता है। और मुस्लिम्स में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं, मुस्लिम्स में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो, 370 को लेकर हो, हिजाब को लेकर हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ठीक है, कुछ ऐसे हैं नहीं है। तो मुस्लिम्स के बीच में भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर अलग अलग टिप्पणियां हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसलिए इलाके को देखकर, एरिया को देखकर, सोच समझकर बाकायदा रणनीति के तहत मुद्दों को उगाया जाता है, बताया जाता है, फिर होती है सही राजनीति। यूपी में कुछ यही दिख रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।